इस चैप्टर का हमारे चैप्टर का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी। इसका मतलब क्या है कि आए तो थे ट्रेड करने, पर धीरे धीरे क्या ले ली, हमारी टेरिटरी, हम रूल करने के लिए हमारे इंडिया ले ली। करेक्ट। कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। साक्षी आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी क्लियर? तो और नीचे लिखा हुआ है कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर, कि कंपनी ने कैसे अपनी पावर इस्टेब्लिश की। ठीक है, सो पढ़ना शुरू करते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। ठीक है, he established control over a very large part of territory that is now known as India. उसने बहुत बड़ी टेरिटरी पर अपना कंट्रोल किया हुआ था। यानी लास्ट मुगल रूलर का, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर का क्या नाम है? औरंगजेब। करेक्ट। तो जो औरंगजेब था वो मुगल्स में, हमने मेडिवल इंडिया में पढ़ा है ना मुगल्स के बारे में, तो अब हम मॉडर्न इंडिया में आ गए हैं। तो मुगल्स का जो लास्ट रूलर है, लास्ट पावरफुल, नॉट द लास्ट बट लास्ट पावरफुल रूलर, उसका नाम था औरंगजेब। ठीक है, और उसने इंडिया के बहुत बड़े कब्जे, बहुत बड़े पार्ट पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया हुआ था, जिसको हम आज इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ इन द 1707, कब डेथ हुई औरंगजेब की? 1707। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स, जिनको सूबेदार भी बोला जाता था, एंड बिग जमींदार, यानी जो लोग मुगल्स के अंडर काम करते थे, उनका साथ छोड़ते गए। करेक्ट, दे बिगेन asserting their authority and establishing a regional kingdom. वो सारे लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे मुगल्स के जो लोग अंडर काम करते थे, औरंगजेब की डेथ के बाद लोग सोचने लगे कि ये टेरिटरी क्यों ना हमें ही मिल जाए। समझ गए? वो ये नहीं चाहते थे कि अब उन्हें किसी नए किंग के अंडर करना पड़े। दे वांटेड कि अब हमारे इलाके में हम ही पावरफुल हो जाएं। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज, तो ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे ढेर सारे जमींदार, मुगल जमींदार जो थे, उन्होंने अपनी छोटी छोटी अलग अलग किंगडम बनानी शुरू कर दी। किस किस को समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? मैम उन्होंने मुगल का साथ छोड़ के अपनी कंट्री में रूल करना शुरू कर दिया। करेक्ट, धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की ही पर्सनल छोटी छोटी किंगडम बनाना शुरू कर दी। ठीक है, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, और उस तरह से जो दिल्ली का कंट्रोल था, यानी दिल्ली यानी मुगल्स का जो कंट्रोल था, क्योंकि जो किंग था वो तो दिल्ली में ही रहता था, वो उसके जो कंट्रोल पूरी इंडिया पे धीरे धीरे कम होने लगा। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात करते हैं। तो 18th सेंचुरी का मतलब क्या है? 1701 to 1799। तो फर्स्ट हाफ इसका क्या होगा? 1701 to 1750। सेकेंड हाफ क्या होगा? मैम 1750 to 1751। 1799। तो इस वाले पीरियड की बात चल रही है कि बाय द सेकेंड हाफ, यानी 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, हाउएवर अ न्यू पावर वाज इमर्जिंग, नए लोग अब धीरे धीरे आने लग गए थे कंट्री में। ठीक है, उनका नाम था ब्रिटिश। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी? क्या आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ओरिजिनली कैसे आए थे? मैम स्मॉल स्मॉल ट्रेडिंग ट्रेडिंग कंपनी, कंपनी, ईस्ट करेक्ट। इंडियन कंपनी। दे केम हियर जस्ट टू ट्रेड, वो केवल ट्रेड करने आए थे, और धीरे धीरे मौका पा करके उन्होंने पूरी कंट्री को कब्जा किया। ठीक है, and were reluctant to acquire territories. How then they did come to be masters of vast empire? अगर वो केवल ट्रेड करने ही आए थे, तो फिर यहाँ ऐसा कैसे हो गया कि बाद में वो इतने बड़े एम्पायर के मालिक हो गए? दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये वाली पिक्चर, इसमें बहादुर शाह जफर जो है और उनके जो बेटे हैं, ये हैं बूढ़े बूढ़े से दिख रहे हैं, ये बहादुर शाह जफर है, और उनके अगल बगल में उनके बेटे हैं। एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय द कैप्टन हडसन, और ये है खड़े हुए ना हंटर सा लेकर के, ये है कैप्टन हडसन। ये किसको अरेस्ट कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को। दिख रहा है?
अरे हाँ या ना तो बोलो और वीडियो Yes, सारे लोग ma'am. ऑन करो। ये मौका पाते ही ऑफ मत किया करो, ठीक है। सो ये है बहादुर शाह जफर और उनको कौन अरेस्ट कर रहे हैं, हडसन, ठीक है। मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से, वेटिंग रूम इनेबल कर दूंगी इफ आई फाइंड के कैमरा ऑफ है। मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ इस बार, ठीक है। सो after Aurangzeb there was no powerful Mughal ruler, but Mughal emperor continued to be symbolically important. औरंगजेब के बाद में कोई पावरफुल मुगल रूलर नहीं था, बट फिर भी कौन इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे उनके केवल नाम रह गया था। किनका नाम रह गया था, ब्रिटिशर्स के आने के बाद में मुगल्स का तो केवल नाम ही रह गया था, समझ गए। वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे मुगल्स, क्योंकि पूरी पावर किसके पास आ गई है, मैम ब्रिटिशर्स। हाँ। तो अब वो यही चीज बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद में, क्योंकि मुगल्स की सारी पावर ब्रिटिशर्स ने ले ली है, मुगल्स एक तरह से बस नाम के लिए, सिंबॉलिक है ना, नाम के लिए रह गए हैं और कुछ बचा नहीं है। इनफैक्ट व्हेन द मैसिव रेबेलियन broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor of the time, was seen as a natural leader. Once the revolt was put down, the Bahadur Shah Zafar were forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood. और इनफैक्ट क्या हुआ था, ये एक इंसिडेंट के बारे में है। 1857 में हमारी कंट्री में एक रिवोल्ट हुआ था, सुना है किसी ने, रिवोल्ट ऑफ 1857? यस मैम। मैम ब्रिटिशर्स ने रानी लक्ष्मीबाई से फाइट करी थी। करेक्ट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, क्योंकि उस रिवोल्ट में बहुत सारे लोगों ने इंडिया के कोशिश करी थी ब्रिटिशर्स को भगाने की। तो उसके जो पूरे रिवोल्ट के जो बाद में जब रिवोल्ट खत्म हो गया, तो बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके बाहर भेज दिया गया कंट्री के, और उनके बेटों को गोली मार दी ब्रिटिशर्स ने। तो ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स किस तरह का ट्रीटमेंट करने लगे थे वंस दे केम इन पावर, समझ गए। ओके, जस्ट अ मिनट बेटा, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा टफ तो नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर है क्या, ठीक है। तो ये देखो, ये रूट, ये तुम लोगों को ऐसे मैप में ये दिख रहा है, देख रहे हो ये वाला रूट कैसे आ रहे हैं ये लोग। यस मैम। मैम सी रूट से इन्होंने सीधा इंडिया में ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी। ये देखो, तो ये वाले रूट से वो लोग आए थे, और जहां जिस एरिया से आए थे वो है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो इन 1600 की बात है, यानी 17th सेंचुरी बस शुरू ही होने वाली है। 17th सेंचुरी का मतलब 1601 to 1699। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी, ठीक है। यानी 2000 to 2100 है कि नहीं। तो इस जो सेंचुरी चल रही है उसके बीच वाले इयर्स को, तो हम अभी 2021 में है, इसलिए 21st सेंचुरी चल रही है, समझ गए। तो उसी तरह 17th सेंचुरी का मतलब 1601 to 1699, करेक्ट। तो 1600 की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जो वहां की किंग थी, मतलब वहां की जो क्वीन थी इंग्लैंड की, इंग्लैंड में ये काम, इंग्लैंड में ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है उस वक्त इंग्लैंड में, इंग्लैंड की जो क्वीन है उनका क्या नाम है, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ रूल कर रही है अभी वहां पर इंग्लैंड को। वहां पर एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ कौन कौन सी कंपनी है, कोको कोला, पेप्सी हो गई। वहां पर एक प्राइवेट कंपनी है, वो गए क्वीन के पास और उन्होंने चार्टर का मतलब होता है परमिशन ले ली, ठीक है। और उन्होंने क्वीन से बोला कि हमें आप ईस्ट में जाकर के ट्रेड करने की परमिशन दे दीजिए, ठीक है। हमको जाना है, यहाँ से हम जाएंगे ओशन के होते हुए और ईस्ट में जाके हम ट्रेड करेंगे, हमको परमिशन चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे किंग और क्वीन ही परमिशन दे सकते थे, ठीक है। दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और उस चार्टर का में ये लिखा हुआ था कि ये परमिशन केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल मिली, मतलब केवल इसी को मिली हुई है, ठीक है। तो कोई भी अदर ट्रेडिंग कंपनी जो है वो, कोई भी, नो अदर, कोई भी और कोई ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती थी, ये राइट केवल इसी को मिला था,
क्या है कंपनी का नाम? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अभी केवल उस कंपनी के कुछ लोग इंडिया आए हैं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि पूरे ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए। 1600 में एक कंपनी थी, कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी के लोगों ने क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ले ली कि हमें ईस्ट के, क्योंकि ये वाले इलाके के लिए ये लोग किस डायरेक्शन के हो गए? ईस्ट के। ये लोग यहाँ रहते हैं ना, तो हम लोग किस डायरेक्शन के हो गए बताओ उनके लिए? मैम वेस्ट। अरे वेस्ट के क्यों, इनके रिस्पेक्ट में देखो ना, ये यहाँ रहते हैं, तो पूरा अर्थ ऐसे डिवाइडेड है ना, तो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो यहाँ वाले इंसान के लिए हम लोग किस डायरेक्शन में रह रहे हैं? ये है इंडिया, बताओ। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कैसे? हाँ वैसे तो साउथ ईस्ट हुआ, बट ये पूरे ईस्ट के इलाके के लिए परमिशन ले रहे हैं। समझ रहे हो खुशी? समझ आ रहा है हम किस डायरेक्शन में हुए उनके लिए? तभी तो हमें ईस्ट बोलते हैं। और वेस्ट यूरोप, यूएस, ये सारी जो यूरोप के लोग हैं, और इसके अगल बगल में दो और अभी पूरा ये वर्ल्ड मैप नहीं बना हुआ है, यहाँ पे यूएस है और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो उनको हम वेस्ट बोलते हैं और हम लोग ईस्ट में है, ठीक है। तो उन्होंने बोला हमें ईस्ट में जाने की आप परमिशन, ईस्ट में ट्रेड करने की परमिशन दे दीजिए, ठीक है। With this charter, the company could venture across the ocean looking for new land from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to the Europe to sell at the higher price. कंपनी ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि कंपनी के पास अच्छे अच्छे वो थे, क्या थे? नेवी शिप्स। तो कंपनी ने ये सोचा कि नेवी नहीं, सॉरी, नेवी तो आर्मी के लिए हो गई, मतलब लड़ने वाले शिप नहीं थे, नॉर्मल शिप जो ट्रेड के लिए यूज होते हैं। तो कंपनी हैड अ लॉट ऑफ ट्रेड शिप्स। तो कंपनी ने सोचा कि हमारे पास इतने शिप्स हैं, हम नई नई जगहों पर जाएंगे, वहां से लोगों से सस्ते में सामान खरीदेंगे और वापस ये सामान यूरोप लेके आएंगे, महंगे में बेचेंगे। समझ गए? कंपनी तो प्रॉफिट चाहेगी। तो कंपनी ने इनिशियली क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन इसीलिए ली थी। फिर क्या हुआ? द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। और अब तो कंपनी को किसी और से, अभी तो पार्ले जी का बिस्किट खाओगे या फिर तुम लोग सनफीस्ट का खाओगे तो दोनों में कंपटीशन है ना, मैगी खाओगे, यिप्पी खाओगे तो दोनों में कंपटीशन है ना कि किसका अच्छा रहेगा। बट ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या ये कंपटीशन का डर है? नहीं है। क्यों नहीं है बताओ उनको कंपटीशन का डर? क्योंकि उनके अलावा कोई और कंपनी है ही नहीं अभी, क्योंकि परमिशन ही उन्होंने क्वीन से क्या ली है कि केवल हम ही ट्रेड करने जाएंगे। किसी को बात समझ आ रही है? यस मैम। ओके, सो फिर क्या हुआ? द मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोस डे मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, सो दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। तो उस समय की कंपनीज, क्योंकि बहुत ज्यादा उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो मर्केंटाइल का मतलब एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के ऊपर काम करती है, ट्रेड को करके। आजकल की सारी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब मर्केंटाइल कंपनी है। तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज उस समय क्या करती थी? वो लोग केवल पैसे ज्यादा कमाने के लिए ऐसा ही करना पड़ता था कि दूसरी जगह जाके सामान सस्ते में खरीदा और फिर अपनी जगह पे लाके सामान महंगे में बेचा, ठीक है। The Royal Charter, however, could not prevent this European power from entering the Eastern market. By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India. अच्छा बताओ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उस वक्त इंडिया में कोई और मौजूद था क्या पहले से, कोई और फॉरेन के लोग? नो मैम। अभी तो फिर से पढ़ो ये वाला, था कोई? बताओ। ठीक है, तो रॉयल चार्टर में जो क्योंकि इंग्लैंड का नहीं किसी को समझ आया। अच्छा बताओ, अभी तक मैंने क्या बताया? अभी तक मैंने केवल इतना ही तो बताया कि इंग्लैंड में एक कंपनी है, इंग्लैंड की क्वीन का नाम है क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। और एक कंपनी है इंग्लैंड में, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ट्रेड करना चाहती है ईस्ट के कंट्रीज में जाकर के, तो वो क्वीन से परमिशन मांगते हैं कि आप हमको, केवल हमको राइट दे दीजिए कि हम ही जाएंगे इंग्लैंड से। तो क्वीन उनको वो राइट दे देती है, वो लोग निकल जाते हैं और वो ट्रेड करने के लिए ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया आ जाते हैं। बट जब वो इंडिया आते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पहले से ही कौन मौजूद है? पोर्तुगीज यहाँ पहले से ही हैं। पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पोर्तुगीज की जो सिटी जिन्होंने सबसे पहले कब्जा करी थी, नाम बताओ उसका, किसी को पता है? उनका बेस था गोवा में।
मैंने बताया था पोर्टुगीज। यस ओके, तो मैंने सुना नहीं। तो पोर्तुगीज ऑलरेडी उस वक्त इंडिया में बैठे हुए थे, यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई उसके पहले ही पोर्तुगीज इंडिया आ चुके थे, और उनकी मेन जगह थी गोवा, ठीक है। और नाम भी सुना होगा बेटा, वास्को ड गामा। तो वास्को डी गामा एक पोर्तुगीज ट्रैवलर था जो कि इंडिया के सी रूट को 1498 में ही डिस्कवर कर चुका था, ये तो पता ही होगा। तो उसके बाद ही पोर्तुगीज इंडिया ऑलरेडी आ गए थे, यानी ब्रिटिशर्स लेट आए थे, समझ गए, इंडिया में पहले से ही पोर्तुगीज वहां पर थे। बाय द अर्ली 17th century द डच too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French arrived in the scene. फिर क्या हो गया, 17th century के आसपास डच और फ्रेंच वो दोनों भी आ गए इंडिया में, समझ गए। तो यानी क्या केवल ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी कंट्री में ट्रेड करने के लिए उस समय? No ma'am, 17th French, century में Dutch and British and Portuguese. करेक्ट, ये सारे लोग भी उसी समय आ गए थे, क्योंकि इंग्लैंड में तो केवल क्वीन ने ये राइट दे दिया कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी इस कंट्री से, बट आप दूसरी कंट्री को थोड़ी ना ये चीज बोल सकते हैं। तो डच अपनी कंट्री से आ गए, फ्रेंच की गवर्नमेंट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी, उसी तरह से पोर्तुगीज ऑलरेडी यहाँ पर थे। तो मैं केवल अपने घर या अपनी कंट्री के से परमिशन किसी और को ना दूं, ये कर सकती है क्वीन ऑफ इंग्लैंड, लेकिन क्या वो पूरे यूरोप के सारे कंट्रीज को मना कर देगी कि तुम में से कोई भी ना भेजो अपनी कंपनी को? ऐसा तो नहीं कर सकते। ऐसे अपनी ओन कंट्री को मना कर सकती है, केवल अपनी ओन कंट्री को मना कर सकते थे, तो वहां से तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लेकिन बाकी लोग भी अलग अलग कंट्रीज से आ गए। और धीरे धीरे हमने देखा कि 17th सेंचुरी में इंडिया में ढेर सारे लोग ऑलरेडी हो गए, बाहर के लोग जो ट्रेड करना चाहते थे। ट्रेड क्यों करना चाहते थे? इंडिया में ऐसी क्या बात थी कि इंडिया से ही ट्रेड करना चाहते थे, बताओ? मैम वहाँ पे रिसोर्सेज, जैसे मैम कई सारे रिवर्स और रिसोर्सेज काफ़ी सारे थे उसमें, और मैम इंडिया को पहले बहुत ज़्यादा वेल्दी कंट्री थी इसीलिए। करेक्ट, क्योंकि उस समय की हमारी इंडिया को क्या बोलते थे? गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया। और हमारे यहाँ के स्पाइसेस, हमारे यहाँ का कॉटन, ठीक है, जिसमें से एक है मसलिन, और हमारे यहाँ सॉल्ट पीटर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हमारे यहाँ की पॉटरी, ये सब चीजें बहुत फेमस थी और इसकी वर्ल्ड मार्केट में बहुत डिमांड थी। यूरोप के लोग तो कॉटन के कपड़ों के लिए, इंडिया के बने हुए कॉटन कपड़ों के लिए पागल थे, समझ गए? आप बात समझ रहे हो? ओके, तो ये सारी चीजों के चलते ही इंडिया की वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस थे, समझ गए? बात समझ आ रही है? बिल्कुल। स्पाइसेस, कॉटन, मसलिन, ये सारी चीजें थी जिनकी वजह से इंडिया बहुत फेमस था वर्ल्ड में। सब लोग चाहते थे कि हम इंडिया में ट्रेड करें जा करके, और यहाँ से पैसा कमा करके अपनी कंट्री में हम रिच हो जाएं, है कि नहीं? इसीलिए लोग परेशान थे इंडिया में आने के लिए, पता चला? समझ आया? Yes, ma'am. ओके, वेट फॉर अ मिनट बेटा। अपनी कंट्री में, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? The problem was that all the companies were interested in buying the same things, like fine qualities of cotton, silk produced in India, and had a big market in Europe. Pepper, cloves, cardamom, cinnamon. तो ये दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब नाम है उन चीजों के जो इंडिया से फेमस है। प्रॉब्लम ये है कि सारी की सारी कंपनीज यूरोप की, क्योंकि यूरोप में इन चीजों की बहुत डिमांड थी, यूरोप में ये लोग ये चीजें जो हम बेचते थे वो यूरोप में लोग बहुत महंगे, मतलब बहुत हाई प्राइसेस पे खरीद लेते थे। तो अब एक कंपनी तो चाहे, सब चाहते थे उन्हें प्रॉफिट हो, तो सारे लोग ये चीज चाहते थे कि वो इंडिया से खरीदे, समझ गए? तो सारी कंपनीज आ गई इंडिया से एक ही सामान खरीदने। आप बताओ क्या होगा? इंडिया के पास तो लिमिटेड ही सामान है। मैम तो उनको लगा था कि कमी हो जाएगी हमारी। नो, इनकी फिर आपस में लड़ाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी कि कौन खरीद के ले जाएगा यहाँ से? तो पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि सारे लोग आपस में झगड़ने लगे। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट व्हिच दीस गुड्स कुड बी परचेज्ड। अब इन सारी कंपनीज के बीच में कंपटीशन चलने लगा कि कौन खरीदेगा इंडिया से सामान और कौन यूरोप ले जाएगा और महंगे दामों पर बेचेगा। दिस रिड्यूस द प्रॉफिट और दैट कुड बी अर्न्ड। फिर धीरे धीरे क्या हो गया? इंडियन मर्चेंट्स भी कम चालाक नहीं है। जब उनको लगा कि इतने सारे लोग हैं खरीदने के लिए, तो उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए, समझ गए? जैसे स्नेहा के पास कोई सामान है जिसकी वर्ल्ड लेवल पे बहुत डिमांड है, सब लोग चाहते हैं स्नेहा से सामान खरीदना, जय भी लगा हुआ है, खुशी भी लगी हुई है, यश भी लगा हुआ है, तो स्नेहा क्या करेगी?
सबको चाहिए, कोई बात नहीं, पहले 10 रुपए का था, बाद से ये सामान 50 रुपए का है, तब भी लोग खरीदेंगे ma'am. क्योंकि डिमांड है इतनी। तो फिर इंडिया ने धीरे धीरे सामान के पैसे बढ़ गए और जो मर्चेंट्स थे उनका जो प्रॉफिट था वो कम होने लगा, ठीक है। जब उनका प्रॉफिट कम होने लगा तो मर्चेंट्स को गुस्सा आने लगा सारी ट्रेडिंग कंपनीज के, बोले अब एक ही तरीका बचा है प्रॉफिट को मेंटेन करने का, ये जो मेरे बदले जो कोई और आ रहा है ट्रेड करने, इसको ही हटा देते हैं रास्ते से, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इस नेहा से ट्रेड करने के लिए 4 लोग पहुंचे, यश, जय, खुशी। तो यश ने क्या किया, जय और खुशी को धक्का मार के गिरा दिया। अब केवल एक ही बचा है ट्रेड करने के लिए। अब मानो या ना मानो खरीदना तो इसी से पड़ेगा। वही हाल किसका हो रहा था, ट्रेडिंग कंपनीज का जो यूरोप से आ रही थी, सबको यहाँ से सामान लेना था। तो उन्होंने सोचा कि ये सबसे बढ़िया रास्ता है कि अपने कॉम्पिटिटर को ही हरा देते हैं और बैटल में उनसे बैटल कर लेते हैं, उनको हरा देते हैं, फिर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो केवल हम ही बचेंगे और हम ही ट्रेड करेंगे इंडिया से। समझ रहे हो क्या सोच रहे हैं वो? Yes, ma'am. इस चक्कर में इन सारी कंपनीज के बीच में फियर्स बैटल्स होते थे, यानी बड़े गंदे गंदे बैटल्स होते थे। वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के शिप को डुबा देते थे, शैंक ईच अदर शिप, फिर एक दूसरे के रूट्स को ब्लॉक कर देते थे और राइवल शिप को वो मूव करने से, सप्लाई वगैरह राइवल शिप को मूव करने से भी वो मना करते थे। तो इतनी ज्यादा दिक्कत होने लग गई आपस में, तो इससे ट्रेड बहुत हैम्पर होने लगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बताना चाह रही हूँ, समझ में आ रहा ना बेटा? Yes, Yes, ma'am. या तो एक मिनट, देयर इज समथिंग रॉन्ग अगेन, या सो अब सब उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर हम इन जब सारी की सारी कंपनीज के बीच में लड़ाई होने, सारी की सारी कंपनीज के बीच में लड़ाई होने लगी कि अब कौन इंडिया से सामान खरीद के ले जाएगा, तो वो लोग लड़ाई में एक दूसरे का शिप डुबा देते, लड़ाई करते, ठीक है, आर्म्स के साथ लड़ाई करते, और उनके ट्रेडिंग पोस्ट जहां पर में वो अपना सामान डॉक अनडॉक करते थे, वहां पर वो लोग फिर पुलिस वगैरह या फिर अपने जो सोल्जर्स उन्हें बैठाते। तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज दे वर ट्राइंग टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन, क्योंकि उस टाइम पे आपको ट्रेड में कंपटीशन हटा के ही ट्रेड में आगे बढ़ा जा सकता था, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी ट्रेड के लिए। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने जो राइवल्स हैं उन सबको अगर इंडिया से हटा देंगे तो फिर केवल हम ही बचेंगे और इंडियंस को सामान हमें ही देना पड़ेगा, समझ गए। फिर धीरे धीरे ये लड़ाई चलती रही, तो फिर क्या हुआ, जितने भी ट्रेड वाले लोग थे उन्होंने फिर फोर्टिफिकेशन यानी किला बनाना शुरू कर दिया, फोर्ट्स। फोर्ट क्यों होते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, समझ गए कि ब्रिटिशर्स ने फिर यहाँ पर फोर्ट बनाना क्यों शुरू किया, बिकॉज फोर्ट के अंदर उनका फिर सामान प्रोटेक्टेड रहता था। तो यहाँ से फिर आइडिया आया कि चलो फोर्ट बना देते हैं तो हमारा कोई सामान खराब नहीं कर पाएगा। तो फिर उन्होंने अपने सेटलमेंट जहां पर भी ब्रिटिशर्स रहते थे, उन्होंने क्या किया, हमारे सेटलमेंट्स को in effort to fortify settlement and carry on profitable trade also led to the intense conflict with the local rulers। फिर उन्होंने क्या किया, अपना जो ट्रेड्स हैं उन सबको अपने सेटलमेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर वो आते थे तो जहां पर भी वो ट्रेड करते थे वो पूरे इलाके को उन्होंने फोर्ट से कवर करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे लेकिन जब वो फोर्ट बनाने लगे तो हमारे यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, यानी उस एरिया में जो भी किंग रूल कर रहा था, उनको ये बहुत दिक्कत लगने लगी कि तुम यहाँ पर आकर के फोर्ट क्यों बना रहे हो, हमने तो केवल तुम्हें ट्रेड करने के लिए बुलाया, तुम केवल हमसे सामान खरीदो, यूरोप में ले जाके बेचो, हमारे घर में आकर के फोर्ट क्यों बना रहे हो, समझ गए। तो इस बात से फिर हमारे किंग्स को प्रॉब्लम होने लगी। तो कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट द ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो धीरे धीरे कंपनी को ये रियलाइज हुआ कि अगर उसे इंडिया में ट्रेड करना है तो पूरा कंट्रोल ही करना पड़ेगा इंडिया को, समझ गए, क्योंकि अगर वो कंपटीशन को नहीं हटाएंगे तो राइवल कंपनीज इतना दाम बढ़ा देंगी कि उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर वो यहाँ पर फोर्ट बना के ट्रेड करेंगे तो लोकल रूलर्स उनको ये करने नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं, इंडिया को ही पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, जब पूरा इनको ही कब्जा ही कर लेंगे, गुलाम ही बना लेंगे, तो इनके यहाँ से सारा सामान ले जाकर के यूरोप में आराम से बेचेंगे और कोई मना करने वाला भी नहीं होगा, समझ गए। yes, ma'am. आ गया आइडिया समझ में। तो फिर आगे चलते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। सबसे पहले इंग्लिश लोगों ने जो फैक्ट्री बनाई, उनकी सबसे पहली फैक्ट्री हुगली रिवर के ऊपर थी, जो उन्होंने 1651 में बनाई। ये इंग्लिश आ चुके हैं इंडिया में बेटा, ठीक है। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एज दैट टाइम द फैक्टर्स ऑपरेटेड। और ये कंपनी का नॉर्मल, यहाँ से ही कंपनी के जो लोग थे उनको क्या बोलते थे, फैक्टर्स। जो लोग ट्रेड करते थे उनका क्या नाम था, फैक्टर्स। तो ये इसी जगह से कंपनी के जो लोग ट्रेड करते थे उनको फैक्टर्स बोलते थे, कंपनी के ट्रेडर्स को, वो लोग यहीं पर से ट्रेड करते थे, ठीक है। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स
गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वाज स्टोर्ड, और कंपनी के पास में अपना एक वेयर हाउस भी था। वेयर हाउस का मतलब स्टोर करने की जगह, वहां पे कंपनी अपना सामान स्टोर करती थी। उसके बाद अलावा कंपनी के पास में ऑफिसेस भी थे जहां पर कंपनी के ऑफिसर्स बैठते थे। समझ गए कंपनी कैसी थी? एक एक चीज बता रही हूँ, देखो ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रेड बढ़ने लग गया कंपनी का। कंपनी परसुएडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। कंपनी ने अपने जितने भी मर्चेंट्स थे यानी जितने उनके ट्रेडर्स थे उनको कंपनी ने बुला लिया और फैक्ट्री के आसपास उनको घर देना शुरू कर दिया। तो देख रहे हो धीरे धीरे कंपनी कितनी बढ़ रही है। पहले कंपनी ने अपना केवल छोटी सी फैक्ट्री लगाई, फिर कंपनी ने वेयर हाउस भी लगा लिया, फिर कंपनी के ऑफिसर्स भी उन्होंने अपना ऑफिस भी बना लिया, फिर वो अपने कंपनी के ऑफिसर्स को बुला करके उनको घर भी देने लगे। तो धीरे धीरे कंपनी जो एक जगह से इतनी सी थी अब वो इतनी हो गई है। समझ गए? तो कंपनी धीरे धीरे फैक्ट्री के आसपास सेटल होने लग गए। तो 1696 तक उन्होंने क्या किया, फोर्ट भी बनाना शुरू कर दिया अपना खुद का। अब इन्होंने ये पूरा ये सेटलमेंट हो गया, अब इन्होंने सेटलमेंट को पूरा ऐसे कवर करके एक किला बना दिया बहुत ऊंचा और बहुत ताकत वाला, ताकि कोई अंदर ना जा सके। तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पैर जमा लिए इंडिया में। समझ गए? फिर 2 years later it bribed मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग कंपनी जमींदारी राइट। उसके बाद तो हद ही कर दी। 2 सालों के बाद उन्होंने एक मुगल ऑफिसर को रिश्वत दे दी कि तुम एक काम करो, हमको जमींदारी राइट्स दे दो, तीन गांव का, 3 विलेजेस का। ये तो इंडिया में घुस गए ना, इंडिया की चीजों में। इंडिया के जमींदार इंडिया के विलेजेस पर रूल करते हैं, कोई फॉरेन के लोग आके थोड़ी ना करेंगे। फिर कंपनी ने 2 साल के बाद ब्राइब कर दिया मुगल ऑफिसर को और उन्होंने 2 जगह के वो भी खरीद लिए जमींदारी राइट्स। एक उन्होंने, ये जरूरत नहीं है, कालीकाता में खरीदा, जिसको आज के डे पर हम कोलकाता बोलते हैं, कैलकाटा में खरीदा। और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उनको उन्होंने कन्विंस किया कि एक फरमान आप जारी कर दीजिए ताकि कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी इंडिया में। ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री। तो कंपनी इंडिया में ट्रेड करेगी और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे उन्होंने मुगल एम्परर को भी कन्विंस कर लिया। तो बताओ कितने चालाक है कंपनी वाले। दिख रहा है क्या कर रहे हैं कंपनी वाले? पक्का? चलो भाई देखते हैं। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। कंपनी को जो ऑलरेडी फायदे दिए जाते थे किंग की तरफ से, वो उनका बहुत गलत फायदा उठाते थे और भी कोशिश करते थे कि उनको और छूट मिल जाए, क्योंकि वो लालची थे एकदम पैसे के पीछे कि कितने ज्यादा मुनाफा कमा लें, तो टैक्स भी ना देना पड़े, कम कम दामों में भी सामान मिल जाए। समझ रहे हो? सब चीजें कंपनी ट्राई कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। औरंगजेब के फरमान का बहुत फायदा उन्होंने उठाया। कैसे? कि औरंगजेब ने जो फरमान का, भाई कंपनी ने क्या किया, चालाकी से औरंगजेब को बोला कि हमको आप एक ऐसा ऑर्डर, जैसे उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के साथ किया था, कि ऐसा ऑर्डर इशू करिए कि केवल हमको ही ट्रेड करने का परमिशन रहेगा इंग्लैंड से। वैसा ही कंपनी उस समय के इंडिया में जो किंग थे उनका क्या नाम था? औरंगजेब। उन्होंने औरंगजेब को क्या, अर्श वीडियो ऑन करो बेटा। उन्होंने औरंगजेब को क्या बोला कि और आप हमको एक काम करिए, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दीजिए, यानी हमको टैक्स ना करना पड़े। औरंगजेब ने ऐसा कर भी दिया। उन्होंने बोला कि औरंगजेब ने बोला कि ओनली द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, कि कंपनी को केवल ये राइट है कि कंपनी बिना टैक्स दिए ट्रेड कर सकती है, लेकिन कंपनी के ऑफिसर्स को ये वाला क्या था, आजादी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि यश जो है वो स्कूल में पढ़ता है। अब स्कूल को तो ये आजादी है कि स्कूल को ये आजादी है कि स्कूल कभी भी छुट्टी डिक्लेयर कर सकता है। तो क्या यश को भी आजादी है कि कभी भी यश छुट्टी डिक्लेयर कर सकता है स्कूल के बिहाफ पे? नो मैम, उसका वो होस्ट नहीं है, उसके पास वो पावर नहीं है, लेकिन कंपनी के ऑफिसर्स यही करने लगे। औरंगजेब ने जो फरमान दिया था वो उन्होंने दिया था कंपनी को कि चलो कंपनी अपने आराम से ट्रेड कर लेगी, लेकिन कंपनी के जो ऑफिसर थे वो और भी ज्यादा चालाक थे, वो अपना पर्सनल ट्रेड करने लगे लोगों के साथ में, और इस फरमान का फायदा वो उसमें उठाने लगे। समझ गए? और फिर उन्होंने ड्यूटी पे करने से जब मना कर दिया तो बंगाल के जो उस वक्त के गवर्नर थे मुर्शीद कुली खान, उनको बहुत गुस्सा आ गया। समझ गए कि ये क्या बात है? औरंगजेब ने अगर फरमान दिया है टैक्स ना पे करने का, तो कंपनी के ऑफिसर्स को थोड़ी ना दिया होगा, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया होगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रही हूँ मैं बेटा? यस मैम। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये चीज और खराब हो जाती है और फिर बंगाल में जो है वो वॉर हो जाता है और उसको हम बोलते हैं प्लासी का बैटल। सुना है किसी ने प्लासी का नाम? मैंने नहीं सुना। मैम बैटल ऑफ प्लेसी।